हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरी बुक के हैं जितने भी चैप्टर्स साइंस के सभी का मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया हूं। तो पहले चैप्टर से है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से कि ऊष्माक्षेपी या दहन, ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जलना या दहन, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2020-2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग तैयार कर लेना, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं, सबसे पहले तो मैंने बताया कि एक नोट्स बना लो, नोट्स में आप लिख लो कि ये क्वेश्चन हमें तैयार करना है, ठीक है। आपको कोई भी गाइड, कोई भी बुक में देखोगे मिल जाएगा, या फिर मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कैसे आप लोगों को इसका आंसर देखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी परिभाषा देनी है, या कितने प्रकार का होता है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित आपको समझाना है। 2019 में, 2020 में, 2022 में पूछा गया है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। मतलब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बता रहा हूं कि आप तैयार करके जाओ, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार कर लेना है। अब हमारा तीसरा नंबर 3 नंबर है कि व्यंजक चूर्ण या जैसे हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, का रासायनिक नाम बताना है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, गुण क्या होता है, उपयोग क्या होता है, सब कुछ बताना है। तो अगर व्यंजक चूर्ण के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया है, अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर में मैंने आपको व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ाया है। व्यंजक चूर्ण की आप लोगों को पहले ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है, गुण बताना है, उपयोग बताना है, सब कुछ। तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा है 3 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर में, ठीक है। ये 2013, 15, 20, 17, 18, 20 में पूछा गया है, ठीक है। अगला है बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, गुण, अणुसूत्र भी लिखना है और आपका उपयोग, सब कुछ बताना है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अणुसूत्र, रासायनिक नाम, सब कुछ जितना भी आप बेकिंग सोडा के बारे में जानते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014, 15, 17, 18, 19, 20, मतलब हर साल बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर केमिस्ट्री में आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो यही सब आएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी यहीं से आएंगे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जितना भी बता रहा हूं वो सारा तैयार कर लो, फिर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कौन रोक सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो में एक ले आऊंगा, उसमें आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इधर से आपका सारे क्वेश्चंस और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स लाना से कौन रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखिए तथा उनके 2 अनुप्रयोग भी लिखिए। मतलब जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसकी परिभाषा लिखना है और उनका 2 अनुप्रयोग भी लिखना है। 2016, 20, 22 में पूछा गया है। 2016 में, 2020 में, 2022 में पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल तैयार ही करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं, मैंने बताया है कि एक छोटा सा नोट्स बना लो, उस नोट्स में जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सबका नोट कर लो। नोट करने के बाद आप एक एक क्वेश्चन डेली स्टेप बाय स्टेप करके याद करो। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अगर आप याद करोगे तो क्या रह जाएगा इसमें, और बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप लिख कर चीजों को याद करोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। जो मिश्र धातु होता है उसकी परिभाषा देनी है और कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम बताना है, संगठन बताना, उपयोग बताना है। जो कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातु हैं उसका नाम बताना है, संगठन बताना, उपयोग बताना है, सब कुछ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2013, 14, 16, 18 में पूछा गया है, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम वीआईएमपी क्वेश्चन है। अगर आप कहीं भी देखोगे तो ये आपको जरूर देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्टूडेंट, देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। क्वेश्चन नंबर 7 है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी आ जाता है, समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए, समजातीय श्रेणी की परिभाषा और आपका अनुप्रयोग, उपयोग, सब कुछ पूछ लेता है। अब देख सकते हो एनसीईआरटी का है 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, मतलब हर साल बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है। तो इसलिए अब की बार भी 2023 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। आपका बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लो क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा पढ़ा भी नहीं, अगर एक पेज में आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो,
ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप नोट कर लो, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे 2-3 साल पहले का, तो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, क्योंकि वहां से आपको कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। 2013 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में पूछा गया है। तो मतलब हर साल ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप रिपीटेड क्वेश्चन को तैयार करोगे तो फिर आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब जो साबुनीकरण होता है उन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, अच्छे से उसकी परिभाषा और थोड़ा सा जो रासायनिक समीकरण है उसको देना है। फिर आपका ये देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22। मतलब यार बोर्ड एग्जाम के लिए यही सारे क्वेश्चंस तो हिट कर रहे हैं, यही सारे क्वेश्चंस तो बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहा है। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो यहां से यार क्वेश्चंस कितने सारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। अगला देखो, ये भी इसी चैप्टर से एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण जो है, एस्टरीकरण अभिक्रिया है, उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। 2013 में आया है, 2014 में, 2016 में, 2017 में, 2018, 2020, 2022 में। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देख सकते हो, मतलब हर साल लगभग आ रहा है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो यहां से आपके एस्टरीकरण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से साबुनीकरण भी बहुत ज्यादा, और प्रतिस्थापन भी, और समझाती स्टडी। इसमें ज्यादातर आते हैं टिप्पणी करने के लिए कि आप इस पर टिप्पणी करो, ठीक है, साबुनीकरण पर टिप्पणी करो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर, समझाती श्रेणी पर टिप्पणी करो, ठीक है, एस्टरीकरण पर टिप्पणी करो, इसमें स्मिट रिएक्शन पर टिप्पणी करो। ऐसे करके यार बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, जिस क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूं, अगर इसी को पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ तथा हानि या दोष को बताना है। उनके दोष क्या थे, मतलब क्यों वो विफल हुए, ठीक है। तो ये आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ को बताना है। पहले लाभ को बताओ क्या लाभ हुआ, और फिर आपको जितने भी दोष हैं उनको बताना है डिटेल में, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो अंतर बहुत सारे हैं स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 2013, 14, 15, 16 में आया था, इसलिए मैंने इसको ले लिया है कि रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। और भी अंतर आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है, जैसे आपका धमनी तथा सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धमनी और सिरा लिख देता हूं मैं, धमनी एवं सिरा, इस पर भी अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दिया कि थोड़ा सा ध्यान दे देना इस क्वेश्चंस पर भी, और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। अगला है 13 नंबर कि पाचन तंत्र क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करो इसे कि पाचन तंत्र क्या है। अमाशय तथा क्षुद्राणु, क्षुद्राणु मतलब होता है छोटी आंत, में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करो। सबसे पहले अमाशय में जो भी पाचन क्रिया होता है, फिर ऐसा स्टेप बाय स्टेप सबको आपको अच्छे से डिटेल में अच्छे से बताना है, ठीक है। सबसे पहले मुख से खाते हो, फिर एक नली के द्वारा ग्रसन नली के द्वारा अमाशय में जाता है, अमाशय से फिर ऐसा पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर अगला देखो, ये हमारा 2016 में आया है, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप तैयार कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन से आप क्या समझते हो, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। और मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। जो मनुष्य के उत्सर्जी अंग है, मेन उत्सर्जी अंग तो वृक्क है, वृक्क का मतलब होता है किडनी, और मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा क्रिया विधि लिखिए। जो मनुष्य की वृक्क होता है, एक जोड़ी वृक्क होता है, उसकी संरचना पहले बनाना है, फिर उसकी क्रिया विधि लिखना है कि उसके कार्य क्या है, ठीक है। मनुष्य के वृक्क का कार्य क्या है उसको भी बताना है। तो फिर आपको इसका पूरा नंबर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, यानी कि 14 क्वेश्चन का आपको पूरा नंबर मिल जाएगा अगर आप उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन कर दोगे तब। 2013, 15, 16, 17, 18 में आया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी, मतलब और भी आया है ये क्वेश्चन, और भी बोर्ड एग्जाम में आया है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में, अभी आप चेक कर लेना, आया बहुत ज्यादा है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी। गर्भ निरोधक का मतलब है गर्भ को रोकने के लिए, ठीक है। जैसे संतान पैदा होता है तो उसको खत्म मतलब बंद करने के लिए,
ठीक है, क्योंकि इससे जनसंख्या वृद्धि हो रही है और परिवार नियोजन के अनुसार हमें परिवार को नियोजित रखना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एनसीईआरटी का 2013, 14, 16, 17, 18, 19, 22 में आया हुआ है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत रहना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल तैयार कर लो, बिल्कुल हिट करेंगे बोर्ड एग्जाम में। जब आप पेपर देने जाओगे तो कहोगे सर जो आपने बताया था वही क्वेश्चन आए थे बोर्ड एग्जाम में, तो फिर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, लिखा प्रजनन क्या है? प्रजनन, ठीक है, जनन का दूसरा नाम प्रजनन है, एक ही चीज है। ठीक है, जनन क्या है, प्रजनन क्या है? नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। चित्र बना के अच्छे से वर्णन करना है, नर जनन तंत्र हो या मादा जनन तंत्र हो। एक बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, चाहे नर आए चाहे मादा आए, कोई एक आएगा। ठीक है, दोनों नहीं आएंगे, लेकिन आप दोनों तैयार कर रखो। 2014-22 में आया, उतना ज्यादा नहीं आया है, लेकिन अगर आ भी जाए तो क्या करोगे, नहीं याद करोगे तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत रहना, तैयार कर लेना। 17 नंबर क्वेश्चन है कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। जो समजात अंग है तथा समरूप अंग है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी 2019, 2020, 2022 में आया हुआ है। क्या है ये? समजात अंग, जो समजात जो जिनकी जाति समान हो, समरूप का मतलब जो रूप में समान दिखाई देते हो। ठीक है, इसलिए ऐसा नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखो, अब सारे क्वेश्चंस पढ़ लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ठीक है, कि मंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना करो। आनुवंशिकता के 3 नियम जो मंडल ने दिया था उसकी 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 यार हर साल बोर्ड एग्जाम में आया है, इसलिए बिल्कुल तैयार कर लो। मैंने पढ़ाया भी है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमान का नियम, तीनों नियम मैंने पढ़ा रखा है कि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो और पूरा नियम उनको समझ में आ जाए। तो इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन जाओ और तैयार करो। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है? जो लिंग गुणसूत्र होता है उसका अर्थ बताना है, उसकी परिभाषा बतानी है। अब मनुष्य के लिंग निर्धारण का वर्णन करो। जो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है उसका वर्णन करना है। 2015 में, 14 में, 19 में, 20 में, 22 में आया हुआ है। तो सबसे पहले लिंग गुणसूत्र के बारे में बताना है। लिंग गुणसूत्र को बारे में बताने के बाद आपको मनुष्य में जो लिंग निर्धारण की पूरी प्रक्रिया है उसका अच्छे से वर्णन करना है। ठीक है, तो फिर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ देखो 20 नंबर कि निकट तथा दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो? निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो और किरण आरेख द्वारा समझाइए। किरण आरेख द्वारा आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को समझाना है। 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में। अरे भाई हर साल फिजिक्स में आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में ज्यादा आता है। लघु उत्तरीय में हर साल लगभग आएगा, चाहे निकट आए और चाहे दूर आए, कोई एक आएगा और कोई एक को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। तो बिल्कुल तैयार करो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। जो मानव नेत्र का प्रमुख भाग होता है, पहले मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो, फिर उनके जो भाग हैं उनको डिटेल में वर्णन करो, तथा प्रतिबिंब बनना किरण आरेख खींचिए। प्रतिबिंब बनना जो है उसका किरण आरेख खींचना 2010, 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो मानव नेत्र का आपको पूरा डिटेल में वर्णन करना है, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर चेक करे तो पता चले हाँ पूरा डिटेल में वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि ओम का नियम क्या है? सबसे पहले ओम का नियम आपको बताना है। जो ओम का नियम है उसको बताना है और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन करो। इसका सत्यापन करना है, मतलब ओम का नियम जो V = IR होता है। ठीक है, इसका आपको सत्यापन करना है। 2013 में, 14 में, 15 में, 18 में, 19 में, 22 में आया हुआ है। मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन में फिजिक्स का आते ही आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में आओ बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन में कि श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन का चित्र सहित वर्णन करो। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है और समांतर क्रम संयोजन, इसका आपको चित्र बना के वर्णन करना है अच्छे से। जैसे R = R1 + R2 और +R3, ये क्या है? इस श्रेणी क्रम है। समांतर क्रम का मतलब होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 और +1/R3। ये हमारा समांतर 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22 में आया हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आओ, सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर पूछ रहा है कि बायोसेवाल्ट के नियम का
वर्णन करो, बायो-सेवार्ट का नियम लिखो। ठीक है, 2014 में, 15 में, 16 में आया हुआ है। बायो-सेवार्ट का नियम बताना है बच्चों, बायो-सेवार्ट का नियम। तो इतना तो आपको पता ही है, इसको पढ़ाया भी गया है ऑलरेडी, कि आप लोग तैयार रखो। 25 नंबर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसको बताना है, और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है उसको याद करना है। करने के लिए संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी का नियम लिखना है। 2014 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, 20 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो कि विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचिए। जो विद्युत मोटर है उसका अच्छे से आरेख खींचना है। ठीक है, और इसका सिद्धांत क्रिया विधि लिखिए। इसका जो सिद्धांत होता है और क्रिया विधि अच्छे से लिखना है। और विभक्त वाले का क्या महत्व है, एनसीईआरटी का है, 2013, 15, 16, 18, 19, 22 में आया हुआ है। मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट परफेक्टेबल है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा क्रिया विधि। देखो, विद्युत जनित्र और मोटर ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, लगभग सेम आपको डिस्क्राइब भी करना होता है। ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। एनसीईआरटी का है 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में आया भी हुआ है। तो फिर क्यों नहीं तैयार करोगे अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो तैयार करो फटाफट सारे स्टूडेंट जितने भी देख रहे हो। और ये हमारा 28 नंबर है, ओजोन क्या है और तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। मैंने केवल 28 क्वेश्चन लिया है जो रिपीटेड है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कोई बच्चा इतना पढ़कर जाता है तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाएगा। तो ये हमारा है 28 क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस को पहले नोट कर लेना बच्चों, और याद तो जरूर कर लेना। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो याद करके जाना, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना भी जरूरी है कैसे बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको फंसा भी सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे बुक के, हमारे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के प्रश्न है। तो मैथ देखो, मैथ की पूरी तैयारी आप लोगों को मैं बताऊंगा। पूरे बुक में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैथ की पूरी तैयारी अगर आप जैसा बताऊंगा वैसे करोगे 90% आएगा, पूरा मैथ खत्म हो जाएगा आज की इस वीडियो में। मैथ बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगा, जितना चीजें मैं आपको बताऊंगा उस पर फोकस करना। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका वास्तविक संख्याएं रियल नंबर से, यानी कि संख्या पद्धति से। ठीक है, संख्या पद्धति से सबसे पहला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है, जिससे आप लोग HCF निकालते हो। एलसीएम भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, HCF एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो मतलब आपको एलसीएम HCF ये सब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा पता होना चाहिए निकालना। और दूसरा जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिद्ध कीजिए √2, √5 एंड 3 + √5 एंड 7 √5, मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का यानी कि लघु उत्तरीय आता है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में यही पूछता है। या फिर आपका आता है संख्या, परिमेय संख्या शांत है या अशांत, शांत है या अशांत, ये आपको सिद्ध करना रहता है। तो मतलब HCF एलसीएम बोर्ड एग्जाम में आता है, आप परिमेय संख्या सिद्ध करो, और आपको शांत और अशांत बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये चीज आपको पहले चैप्टर में तैयार कर लेना है। वास्तविक संख्याएं में, वास्तविक संख्याओं में अगर इतना आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, ये हमें वास्तविक संख्या में तैयार करना है। ध्यान से देखो, जितना चीजें मैं आपको बता रहा हूं उतना आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा जो चैप्टर है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपके 3 से 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपको जो आपका समीकरण रहेगा उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण फर्स्ट देकर, समीकरण सेकंड देकर आप लोगों को उसको हल करना है। x की वैल्यू y में रखो, y की वैल्यू x में, ऐसे। फिर विलोपन विधि में क्या होता है कि ऐसे कट होता है। ठीक है, और वज्र गुणनखंड विधि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वज्र गुणनखंड थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए लॉन्ग में कभी कभी पूछ लेता है, तो थोड़ा सा मेहनत करना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समीकरण रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में यहां से आ जाता है।
लॉन्ग क्वेश्चन में आपका बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बीजगणित के अंतर्गत आता है। बीजगणित में आपका ये चैप्टर है, अभी और भी चैप्टर्स है, ठीक है। बीजगणित जैसे आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, द्विघात समीकरण, ये आपका बीजगणित में आता है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट 18 अंक का आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 18 अंक का। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, और आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। अगला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको क्या तैयार करना है? द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका फार्मूला है। तो ये इस पर भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, या फिर आपको गुणनखंड विधि से आपको हल करना रहता है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि आप लोगों को तैयार करना है, या फिर पूर्ववर्ग विधि। पूर्ववर्ग विधि भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्ववर्ग विधि पर भी बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। या फिर एक है आप लोगों का श्रीधराचार्य जी का सूत्र। श्रीधराचार्य जी के सूत्र पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। ये आपको बटे में 2a। तो ये द्विघात समीकरण में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका गुणनखंड विधि, पूर्ववर्ग विधि, और आपका श्रीधराचार्य जी का सूत्र, विविक्तर का सूत्र, विविक्तर भी आता है, ठीक है, विविक्तर विधि। तो ये हमारा द्विघात समीकरण में इतना सारी चीजें पढ़नी है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। अगला हमारा स्टूडेंट त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है? देखो त्रिभुज के लिए में बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण स्क्वायर जो होता है, कर्ण स्क्वायर वो बराबर होता है लंब स्क्वायर के और प्लस आधार स्क्वायर के। ये आपके बोर्ड एग्जाम, अगर आप पेपर उठा के अगले साल का देख लो, जो मतलब इससे पहले बच्चे पेपर दिए हैं, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है, दिखेगा 100%। फिर अगला है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय भी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, थेल्स प्रमेय। अब आपको अगला जो है तीसरा, वो वृत्त से त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। त्रिभुज से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे बहुत सारे फिगर बना है उसको आप हल करो, ठीक है, ईश्वर समीका है कुछ, उसको आप हल करो, कुछ आपके प्रमेय है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको देखो। तो मतलब वो तो आपका एक अलग सी बात है, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है देख लेना, ठीक है, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है निर्देशांक ज्योमिति का। निर्देशांक ज्योमिति में आपको क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्योमिति में आपको पढ़ना है स्टूडेंट, सबसे पहले दो बिंदु के बीच की दूरी पर आपका आता है d बराबर √, ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपको इस सूत्र पर क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं, इस सूत्र पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस सूत्र पर क्वेश्चन तैयार कर लो, फिर आपका क्या रह जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर एक विभाजन के सूत्र पर आता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, एंड फिर आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस पर भी सूत्र आता है विभाजन सूत्र पर, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लो। एक है दूरी, बीच की दूरी, एक है विभाजन सूत्र। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल पे भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2, फिर बड़ा ब्रैकेट x1, फिर छोटा ब्रैकेट y1 माइनस y2, फिर छोटा ब्रैकेट फिर x2, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोण की मिति के परिचय में जैसे आपका 0 से 90 डिग्री तक त्रिकोणमिति अनुपात, ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति अनुपात। और फिर त्रिकोणमिति सर्व समीका, त्रिकोणमिति सर्व समीका, ठीक है, ये भी आप लोगों का एक सिद्ध करने के लिए आता है ना, LHS बराबर RHS। मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कोई मैं ये नहीं कि ओवर एक्टिंग, ठीक है, आप लोगों को आपके LHS बराबर RHS आप कहते हैं ना कि ये सर्व समीका सिद्ध करो इसके बराबर, ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सिद्ध करना। और त्रिकोणमिति सर्व समीका और 0 से 90 डिग्री तक के बीच का अनुपात, ये आपको तैयार करना है त्रिकोणमिति में। फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का आपका लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता जरूर है, तो वो तो आपको तैयार करना है। अभी मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा लॉन्ग, तो इसमें आपको तैयार करना हाइट एंड डिस्टेंस में से उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और ऊंचाई से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, ऊंचाई और दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वो तो आप लोगों को चाहे बुक में देख लो
एनसीईआरटी, चाहे आप कोई गाइड लिए हो उसमें देख लो, ठीक है, उसमें आपको दिख जाएगा। अब मैं आप लोगों को रचनाएं बताता हूं, रचनाएं चैप्टर, ठीक है, रचनाएं चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा रचनाएं से जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आने का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है, हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में आता है। 3 ही क्वेश्चंस बताऊंगा और आप लोग तैयार कर लेना, 3 ये जरूर तैयार कर लेना। पहला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है, कहीं से भी तैयार करो, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। ये आपका रचनाएं से है, 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत की भुजाएं 2/3 गुनी हो, ठीक है। ये आपको दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रचनाओं से। तीसरा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त की रचना कीजिए, जो एक आपका स्पर्श रेखा खींचिए, उसकी लंबाई मापिए तथा परिकलन से इस माप की जांच कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन ये रचनाओं में से, कंस्ट्रक्शन में से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है रचनाओं से। फिर आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का मैंने लिख रखा है a बराबर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इस पर भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लघु उत्तरीय में, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। अभी हमारा थोड़ा सा और है क्वेश्चंस, देखो फिर हमारा जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में बहुत सारे सूत्र हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, जैसे घन से रिलेटेड, घनाभ से, गोला से, ठीक है, एंड अर्धगोला से, शंकु से, छिन्नक से महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको कंप्लीट कर लो। बहुत सारे सूत्र हैं इससे रिलेटेड, बहुत सारे सूत्र हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है सांख्यिकी, वेरी इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकी से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक, संचयी बारंबारता, ग्राफ से संबंधित कुछ ग्राफ वाले प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो वो कंप्लीट कर लेना। बस मैथ में इतना पढ़ लो जितना मैंने आपको बता दिया, बस इससे बाहर आपके बोर्ड